हेलो एवरीवन। आज हम लोग को डिस्कस करना है ना कि क्लास 12th में जो आपका इस बार फिजिक्स का पेपर होने वाला है, ठीक है, उस फिजिक्स के पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या आपका जो सिलेबस क्या है। ठीक है, बेसिकली बच्चे ना सिलेबस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बुक दिया है, उसमें जो भी चीज़ें दी हैं पढ़नी है, नहीं। देखिए बेटा, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ठीक है। इस टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपको स्कोर करना है, ठीक है। आप स्कोर तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर सिलेबस पता हो, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं पढ़ ले रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में डिफाइंड ही नहीं है, उससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है और फिर भी आप उस चीज को पढ़ लो ना। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके टॉपिक जान लीजिए कि उस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक आपको डिस्कस करना है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले क्लास 12 के टॉपिक में जो आपका चैप्टर है वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताना है, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कैसे कंजर्व होता है, कैसे कांस्टेंट होता है ना, ये इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछेगा कूलॉम्स लॉ पूछेगा, उसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कूलॉम्स लॉ, ये चीजें। फिर आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। इतना पढ़ने के बाद आपको डाइपोल डिफाइन करना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, और तब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल जो है आपका दो केस है, एक एक्सियल पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, वो डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इसके डेरिवेशन पढ़ लेंगे ना बेटा। और उसके बाद आप पढ़ेंगे किसी भी डाइपोल पे, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, ये आपको डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद आपको पढ़ना है गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ क्या होता है, जैसे आप पहले पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक। इस चैप्टर में ना फ्लक्स पढ़ोगे, फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ोगे, और फ्लक्स के डेफिनेशन के बाद आप पढ़ोगे गॉस लॉ, है ना। और गॉस लॉ पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं। एप्लीकेशन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल की वजह से 3 पॉइंट पे पढ़ना है। पहला पढ़ना है आउटसाइड, दूसरा पढ़ना है सरफेस, और तीसरा पढ़ना है इनसाइड। फिर पढ़ना है इनफाइनाइट शीट, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इनफाइनाइट शीट से, बाकी डेरिवेशन, है ना। फिर आपका जो टॉपिक है या चैप्टर 2 है उसमें है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ना। उसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, छोटे मोटे क्वेश्चन। फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिफाइन करेंगे, फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर आप टॉपिक पढ़ोगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया ना। अच्छा, अब ये 2 चैप्टर हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए क्या है, नेक्स्ट चैप्टर 3 में देखिए, ठीक है। चैप्टर 3 में आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, या चार्ज दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, करंट पूछे तो आपको निकाल लेना चाहिए। फिर आपको करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, मोबिलिटी पढ़नी है, ओम्स लॉ पढ़ना है, ओमिक नॉन ओमिक सर्किट पढ़ने हैं, है ना। उसका ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेना है, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जान लेना है। फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहले सेल डिफाइन कर लेंगे, उसके लिए टर्म्स डिफाइन कर लेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, तब उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ लेंगे। उसके बाद किरचॉफ लॉ से सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज ना। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 4 में आ जाइए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ना। उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, या मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के तरीके क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जब ये सब निकालेंगे तब आप पढ़ेंगे बायोट-सवर्ट्स लॉ। बायोट-सवर्ट्स लॉ का सिर्फ एक एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे और एक्सिस पे डिफाइन कर लेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एम्पियर लॉ, जैसे गॉस लॉ पढ़ा था वैसे एम्पियर लॉ। और एम्पियर लॉ पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे आप लोग, उसमें एक सोलेनॉइड पढ़ लेंगे ना। अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे कोई करंट कैरिंग लूप है ना। करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, फिर निकालेंगे। उसके बाद डिफाइन करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2-2 वायर अगर होते हैं, ठीक है, 2 वायर है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे, है ना। उसमें लॉस में वो भी पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है ना। फिर कन्वर्जन पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, मैंने इसमें एमीटर मेंशन नहीं किया मगर एमीटर भी होगा ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर,
अच्छा, लाइए चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको पहले पढ़ना है कि किसी भी मैटर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, थोड़ा सा ये जान लेंगे। फिर बार मैग्नेट पढ़ लेंगे और बार मैग्नेट के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जस्ट लाइक अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। लाइन टू लाइन चीजें सेम है, क्या कन्वर्जन फैक्टर है वो आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और मैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आ जाइए आपके पास चैप्टर 6 ना, चैप्टर 6 में आ जाइए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसमें सबसे पहला देखिए यहां पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फिर फैराडे लॉ पढ़ना पड़ेगा, फिर लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा, फिर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे ना, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। उसके बाद चैप्टर 7 में आप आ जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में एसी करंट क्या होता है, उसकी पीक वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप एलसीआर सर्किट पढ़ोगे ना, एलसीआर सर्किट या कोई और सर्किट और उनका फेजर डायग्राम, जो करंट और पोटेंशियल में ग्राफ बनाते हैं ना कि कभी करंट आगे होता है कभी पोटेंशियल आगे होता है, वो चीजें डिस्कस करनी है। और डिफरेंट एसी सर्किट में आपको पावर पढ़ना है, पावर पढ़ने के बाद एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ठीक है। फिर एक छोटा सा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, उसका छोटा सा फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको पढ़ लेना है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, रेडियो माइक्रो, ये सारी चीजें ना। फिर आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें पहले आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में TIR ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ या थिन लेंस के लिए फॉर्मूला, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। फिर माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और प्रिज्म पढ़ेंगे। ये आपका रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स है ना। ये जितने टॉपिक बता रहा हूं बेटा बस उतना पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद आ जाइए वेव ऑप्टिक्स ना। वेव ऑप्टिक्स में पहले पढ़ लेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है, डुअल है, क्या है। उसमें सबसे पहले लिटरेचर डिस्कस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हाइगन्स प्रिंसिपल है। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करोगे। उसके बाद आप ये जब पढ़ लोगे तब पढ़ोगे इंटरफेरेंस, और उस इंटरफेरेंस में YD ऐसी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, उसके डेरिवेशन की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। फिर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, डिफ्रैक्शन बहुत बड़ा नहीं है, डिफ्रैक्शन। फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और जब स्लिट से एक्सपेरिमेंट करते हो ना सिंगल स्लिट, तो सेंटर पे मैक्सिमम बनता है, उस मैक्सिमम का विड्थ क्या होगा ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव। डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव में आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टाइन ने किया था, जो उसका इक्वेशन दिया था ना कि एनर्जी देते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, और उसके बाद डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस आपको पढ़ना है, उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ लेना है, ठीक है। इससे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स ना, ये केमिस्ट्री वाले थोड़ा सा ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको पहले पढ़ना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उन्होंने दिया था, थोड़े थोड़े पार्ट वो। फिर बोर एटॉमिक मॉडल डिफाइन करेंगे, और बोर के मॉडल को यूज करके रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी को डिराइव करेंगे। और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना। उसके बाद चैप्टर 13 पे आ जाए न्यूक्लियाई, है ना। न्यूक्लियाई का पहले रेडियस का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, फिर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पढ़ेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, डोपिंग, हाँ उसको एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें ना। उतना पढ़ने के बाद तब आप पढ़ोगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक। पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ लोगे तो उसके बाद आप पढ़ोगे, उसमें पढ़ा ना पीएन जंक्शन डायोड बैरियर बनता है, उस करंट के उसके होल इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकता है। फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग पढ़ेंगे। फिर उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। ये आपका पूरा जो इस बार के फिजिक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, इनके डेरिवेशंस को कर लीजिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को लगा लीजिए, आप 100% मार्क गेन कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं है कि आप देखिए, टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर ये नीट या आईटी की तैयारी करते हैं ना, तब यही टॉपिक बहुत ब्रॉड में पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये टॉपिक अगर बच्चे ने थोड़ा भी पहले पढ़ा है, इस समय थोड़ा सा भी अगर केयर दे दे, अपने सिलेबस को कुछ टाइम दे दे, तो बहुत अच्छे से वो तैयारी कर सकता है और वो 100% स्कोर कर सकता है ना। थैंक यू।